सबसे पहले तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया की जानिब से तारीफ़ की जा रही है, जेडी वेंस की जानिब से भी सारे तशक्कुर किया गया। सबसे पहले आप बताइए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात, मुज़ाकरात का जो पहला मरहला है उस वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, अब आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? क्या मुस्तकबिल करीब में बातचीत की दूसरी नशिस्त का इम्कान है और कब है? जी, मैं दूसरे सवाल का जवाब ज्यादा मुफस्सिल देना चाहूंगा। पहली चीज पे तो अभी बहुत ज्यादा बात हो गई है कि मतलब एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट थी, जो कि हिंदुस्तान से तो हजम भी नहीं हो रही है। मैं उनकी तफसीरें सुन रहा था। सो वर्ल्ड लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट है, और आई थिंक इंडिया हमेशा से जो पाकिस्तान को एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म कहता था, अब वो पीस का बन गया एपिक सेंटर। तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपना बयानिया चलाना। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि आगे हमें क्या नजर आ रहा है। देखें, ये जैसे अभी बात हो रही थी कि ये एक इवेंट नहीं था, ये एक प्रोसेस है, निगोसिएशन। तो ये इसी तरह चलती हैं। इसके अंदर कुछ सिनेरियोज हैं, मैं मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ। उनमें से ही कोई एक मटेरियलाइज हो जाएगा। हतमी तौर पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, जरा डिफिकल्ट है। पहला वाला तो जो यह है कि अगर यही पॉज रहे और बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहे। ये क्यों जरूरी है? इसलिए कि अमेरिका को भी एहसास हो गया कि पावर की लिमिटेशन है, और ईरान भी अब मुसलसल अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस केस में पाकिस्तान का रोल फिर बड़ा अहम हो जाएगा कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाना। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक कि अगर आपनाए हुर्मुज, जो कि असल इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, कहने को न्यूक्लियर है बट दिस इज द मेन इशू, उस पर कोई महदूद मुआहदा हो जाए किसी मुद्दत के लिए, ताकि मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाए और बाकी मामला को उसके साथ साथ सेटल किया जाए। और, और मीन वाइल जो जंग है ये रुकी रहे। इसमें ऑब्वियसली ईरान एक महदूद मुद्दत के लिए ये करेगा, बिकॉज ये उसकी लेवरेज है। तीसरी ऑप्शन जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि फिर ये जो था ये खत्म हो जाए और महदूद कार्रवाई जो है फौजी वो स्टार्ट हो जाए। अब ये वो चीज है जो इसराइल चाह रहा है, बिकॉज इसराइल वॉर ऑफ एट्रिशन करके ईरान को मजीद तबाह करना चाह रहा है। लेकिन इस केस में फिर ईरान जो है वो ऑब्वियसली वॉर को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ बढ़ाएगा, और मेरे ख्याल में शायद यूएई पे उसके अटैक पहले से भी ज्यादा हो जाए। चौथा जो हम चाह रहे हैं, जो जरूरी भी है और मुश्किल भी है, जिसको मैं कहता हूँ कि रीजनल बार्गेनिंग, वो ये है कि इन मामलात पे जो इस वक्त डिफिकल्ट मामलात हैं उस पे एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, महदूद जौहरी कुव्वत हो जाए, किसी कंडीशनल तरीके से हुर्मुज खुल जाए, हजबुल्ला थोड़ी सी रिस्ट्रेन कर जाए, प्रोवाइडेड इसराइल लिटनी से पीछे चला जाए। वो मामलात हैं जिनको ब्रॉडली सेटल किया जाए और छोटे मामलात को इसके साथ साथ चलाया जाए। और आखिरी सिनेरियो फिर इज अ डेंजरस, वो ये है कि उसमें दोनों तरफ के जो हार्डलाइनर है वो प्रवेल कर जाए, क्योंकि तीसरी पार्टी इसराइल तो ऑलरेडी हार्डलाइनर है। तो वो अगर प्रवेल कर गए तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। इसराइल इन मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर रहा था। और गल्फ जो थी, जो चौथी पार्टी है, इनका वो इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। बस ये जी आखिरी बात है कि ये इतने मुश्किल इसलिए है कि इसमें ये सिर्फ जंगबंदी नहीं है, ये असल में खिते में बैलेंस ऑफ पावर की बिल्कुल ऐसा ही बात है। है, जो वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर को भी मुतासिर करेगी। शाहिद अलवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको हम ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। नदीम मलिक साहब, सवाल मैं आपसे यहाँ पर यही करना चाहूँगी। अब बाकर कालिबाफ का जैसे ये कहना था कि अमरीका ईरान की जो उसूल हैं या जो शराइत हैं उनको समझ चुका है, वो ये भी वाजे करें कि अब जो गेंद है वो वाशिंगटन के कोर्ट में है। अब क्या समझते हैं, क्या अमेरिका ईरान के नुकात पर मजीद गौर करेगा? और अब ये जो मुज़ाकरात के दरमियान एक गैप आया है दूसरे राउंड के लिए, स्पॉयलर्स को इससे फ़ायदा उठाने का मौका तो नहीं मिल जाएगा? नदीम मलिक साहब, क्या आप तक मेरा सवाल पहुंचा? आबिद लतीफ़ साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। जी, मैं देता हूँ आपके जवाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो स्पॉयलर्स हैं, वो मतलब उनको ये सिचुएशन को मजीद खुदा न खास्ता खराब करने का मौका, देखिए उनको ये स्पेस दी हुई है तभी वो ये कर रहे हैं जी। और ये स्पेस दी थी अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के तहत कि जो इसराइल इस रीजन के अंदर जो भी कर ले, अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, अमेरिका उसको एक तरह से उसके साथ खड़ा होता था। और इवन यहाँ तक कि जो इवन अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर अगर वो इंटरफेयर करे तब भी उसको वाहिद मुल्क है जिसको कुछ नहीं कहा जाता। उसकी वजह है, जाहिर है, सब जानते हैं, मीर शाइमर की किताब जो उन्होंने लिखी है, इसराइल लॉबी, जो बहुत डिटेल से इस चीज़ को बयान करती है। तो वो एक रीज़न है उसकी जी। लेकिन देखें,
जो अब जो जिस स्टेज के ऊपर से मैं ये कहूँगा कि जी इन मुज़ाकरात में मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि पॉज आया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक ट्रेजेक्ट्री हमें ये नज़र आई है कि अभी जो जेडी वैंस हैं वो चले गए हैं, यानी जो लीडरशिप है वो चली गई है, लेकिन जो टेक्निकल टीम्स हैं वो यहीं पे हैं अभी। अगर आप देखें तो ईरान की टेक्निकल टीम भी यही है, जो विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 70 पीपल। अमेरिकन टेक्निकल टीम भी यही है, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 100+ पीपल अदर देन द सिक्योरिटी डिटेल्स। तो वो अभी इस पे काम कर रहे हैं जी, और ये काम चलता रहेगा। जहां तक बात है जी कि कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसकी अगर हम देखें हाइपोथेटिकली या एक्स्ट्रापोलेट करें कि कौन सा ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पॉइंट है, तो मैं समझता हूँ वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। कहा यह जा रहा है, जेडी वाइंस साहब ने भी ये कहा कि जी इट्स अ न्यूक्लियर जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा इशू है, और उसमें भी अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड चेंज करता हुआ नजर आया। पहले जो था वो ये था कि जी आप एक लेवल से ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट थी आज उसमें उन्होंने कहा कि जी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जो मीन्स उस टेक्नोलॉजी के हासिल करने के, उन सबको ईरान को छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर है ईरान तो वो ईरान के लिए मुश्किल जी। है, लेकिन ये ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जेसीपीओ में भी हो चुकी हैं, आईएए के थ्रू भी हो चुकी हैं। तो ये ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसका हल ना निकाला जाए। लेकिन जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मामला है जी, उसका हल निकालना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने जो उसको उस जोग्राफी को, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पे ईरान को पता चल गया कि आप उसको यूज कर सकते हैं, और ईरान बिल्कुल। ने किया भी, कर भी रहा है, और नेगोशिएशंस में भी उसको कर रहा है ठीक है, कि जो कि आपका पॉइंट आ चुका है जियोपॉलिटिकल। आबिद साहब। शाहिद अख्तर अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, कहिएगा कि जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से किस रवैये का इम्कान दिख रहा है, खुसूसी तौर पर चीन और रूस का अब क्या रवैया हो सकता है, इनकी क्या ख्वाहिश होगी अब आगे? देखिए, ये दोनों ममालिक ईरान के पीछे खड़े हैं, लेकिन कंडीशनली। ईरान को बचाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अपने हाथ भी आलूदा नहीं करना चाहते। इनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि ईरान ने सरवाइव करना है इस वॉर से, और लेकिन इस वॉर को इससे ज्यादा फैलने से भी रोकना है। तो ये दोनों मिलके इस पे काम कर रहे हैं। चीन की फिलॉसफी और जो है वो रशिया से डिफरेंट है। चीन बेसिकली बाज मामलों में बड़ा इनवर्ड लुकिंग है, उसको अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं होती है। सो इसलिए उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी, उसके लिए हुर्मुज का खुलना, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो इनको करे। लेकिन वो ये मुज़ाकरात चाहता है, जंग को रोकना भी चाहता है, लेकिन ईरान की शराइत पे उसकी ज्यादा तरजीह है। रूस का मामला ऑपोजिट है। रूस इस जंग को अगर ये तवालत पकड़ती है तो रूस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि रूस को इसके अंदर ना कूदना पड़े, वो स्टेज ना आए। बिकॉज रूस इस वक्त एंजॉय कर रहा है कि जो अमेरिका और नेटो के दरमियान डिफरेंसेस है, उससे उसकी जो ऑयल की कीमत बढ़ी है वो उसको दे रही है। और तो रूस चाहता है कि किसी स्टेज के अंदर उसको खुद इनवाइट किया जाए, वो आए और अपना रोल प्ले करे। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये कुछ चीजों पे ईरान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, क्योंकि उसमें इनके इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो ये सैंक्शन रजीम पे उसको कहेंगे कि इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, क्योंकि उससे उनको ये डर होगा कि ये सैंक्शंस आगे दूसरों पे भी लगती जाएंगी, रूस पे भी लगती रहेंगे। दूसरा, वो न्यूक्लियर पे भी इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ईरान को, कि अभी भी बुशेर पे कोई 800 से ज्यादा रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिनमें से अभी कुछ ही दिनों पहले निकले हैं। बिकॉज उससे उनको ये फीलिंग आएगी कि अमेरिका पे किसी का भी दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम अपना प्रेशर देके खुलवा सकता है। तीसरा, वो रजीम का, प्रेजेंट रजीम का सर्वाइवल चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को आईआरजीसी जो रूल कर रही है वो सूट कर रही है इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और इनके जो भी लॉन्ग टर्म मुफादात हैं उसके हिसाब से। हुर्मुज पे ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन कंट्रोल हो, बिकॉज उससे सारा इनकी एनर्जी के रूल जो है ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सो ये वो कुछ चीजें हैं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग, वो इसी तरह जो ईरान के हलीफ हैं जिसमें हजबुल्लाह है, वो उनको भी चाहेंगे कि ईरान का उनके पर कंट्रोल रहे, क्योंकि वो ईरान को खिते में आइसोलेट नहीं होना देखना चाह रहे हैं। सो ये दोनों ममालिक जो हैं ये मतलब इसके पीछे भी खड़े हैं, तरीके से इसको सपोर्ट भी करते जाएंगे। और ये हमने देख भी लिया था जब इन्होंने वीटो किया था।